तो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम समझेंगे मानव में श्वसन। क्या समझेंगे? मानव में श्वसन। पिछले वाले वीडियो में हम आपको पढ़ा दिए हैं पादपों में श्वसन की जो पेड़ पौधे होते हैं वो कैसे सांस लेते हैं, पूरा हम डिटेल से बता दिए। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो जा करके पहले वीडियो को देखिए, ठीक है। तो आज हम समझेंगे मानव में श्वसन, जिसका इंग्लिश होता है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, कि जो मानव होता है वो कैसे सांस लेता है, यानी हम लोग कैसे सांस लेते हैं, ठीक है। और किस किस रास्ता से ऑक्सीजन जाता है, पूरा डिटेल से हम समझेंगे, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब आप बताइए कि हम सांस कैसे लेते हैं, हमारा श्वसन अंग क्या है, हम सांस कैसे लेते हैं। तो कई लोग को लगता है कि हम नाक से लेते हैं। अरे बबुआ, सांस हम नाक से नहीं लेते हैं। नाकवा में दो छेद होता है, केवल रास्ता होता है सांस को अंदर जाने के लिए। अब आप कहेंगे सांस हम नाक से लेते हैं। अगर हम नाक को बंद कर देते हैं तो मुंह से भी लेते हैं, देखिए मुंह से भी सांस लेते हैं। तो अब आप कहेंगे कि नाक और मुंह दोनों श्वसन अंग होता है। अरे बाबू, ना नाक होता है ना मुंह होता है, ये दोनों रास्ता होता है सांस को अंदर जाने के लिए। लेकिन हम सांस लेते कैसे हैं? तो फेफड़ा, हम सांस कैसे लेते हैं? फेफड़ा से लेते हैं, न कि नाक से लेते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई मान के चले, जो घर में पानी वाला मोटर लगता है, पानी वाला मोटर, उसमें एक पाइप लगता है, आगे क्या होता है? पाइप लगा होता है। अब आप बताइए, जो पाइप होता है, जो बोमा होता है, वो केवल रास्ता होता है पानी को जाने के लिए। लेकिन पानी को खींचता कौन है? तो मोटर। पानी को खींचता कौन है? मोटर। इसी तरह से जो हमारा नाक होता है, जो नाक में छेद है, ये केवल रास्ता होता है सांस को जाने के लिए। लेकिन सांस को खींचता कौन है? हमारा फेफड़ा। सांस को खींचता कौन है? हमारा फेफड़ा है। इसलिए जब हम सांस लेते हैं तो हमारा फेफड़ा फूल जाता है। देखिए कैसे फेफड़ा फूल गया। अब सांस छोड़ेंगे, फेफड़ा पचक जाएगा, पचक गया। तो हम सांस कैसे लेते हैं? फेफड़ा से लेते हैं, ठीक है। देखिए, तो मानव में श्वसन पढ़ने से पहले हम समझेंगे श्वसन तंत्र क्या होता है। श्वसन तंत्र क्या होता है? देखिए, सांस लेने में जितने भी अंग मदद करते हैं, सहायता करते हैं, उसी सभी अंगों को क्या बोलते हैं? श्वसन तंत्र। देखिए, तो अब हम समझेंगे कि जो हम सांस लेते हैं वह किस किस रास्ता से होकर के जाता है, उसी के बारे में पूरा हम डिटेल समझेंगे, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले होता है आपका नासा छिद्र। सबसे पहले सांस कहाँ जाता है? नासा छिद्र। नाक में दो छेद होता है, उसी को बोलते हैं नासा छिद्र। देखिए, ये है आपका नासा छिद्र। तो नासा छिद्र, नाक के छिद्र में क्या होता है? छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। छोटे छोटे जो बाल होते हैं वो धूल कण को छानने का काम करते हैं। धूल कण को छानने का काम करते हैं, धूल कण को अंदर जाने से रोकते हैं, ठीक है। उसके बाद से सांस कहाँ आता है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पर नासा कपाट, ये है आपका नासा कपाट। इसमें मारेंगे तो झन झन करता है, एकदम बहुत तेज चोट लगता है। नासा कपाट में बहुत तेज चोट लगता है। इसके अंदर होता है म्यूकस, चिपचिपा पदार्थ होता है। देखिए, म्यूकस क्या करता है कि जब धूल कण को बाल नहीं रोक पाता है, नहीं छान पाता है, तो धूल कण कहाँ चले जाते हैं? अंदर। तो यहाँ पे जो म्यूकस होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, वो क्या करता है? धूल कण को चिपका लेता है। धूल कण को क्या करता है? चिपका लेता है। और जब धूल कण चिपक जाता है तो 2-3 दिन के बाद सूख जाता है। क्या होता है? वही सूख जाता है, नकटी बन जाता है। क्या बन जाता है? नकटी। तो आदमी उसको पूरा खिखोर खिखोर के एकदम पूरा बकोट बकोट के काच के निकालता है। और ये नहीं निकाल के से फेंक देना, उसको निकाल निकाल के खूब मिस मिस के देखता है, तब फेंकता है। ऐसे निकालेगा, ऐसे निकालेगा, खूब प्यार से निकालेगा, इसको मिस मिस के देखेगा, तब फेंकेगा। आप देखे होंगे, अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा मत कीजिएगा, सब गंदी आदत है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? देखिए, तो नासा कपाट, नासा कपाट के अंदर आपका एक ओल्फैक्टरी लोब होता है जो सुगंध बताता है। नासा कपाट के अंदर ये है आपका नासा कपाट। नासा कपाट के अंदर क्या होता है? ओल्फैक्टरी लोब होता है जो सुगंध बताता है कि चिकन का सुगंध कैसा है, मटन का सुगंध कैसा है, अंडा का सुगंध कैसा है, यानी महक बताता है। क्या बताता है? महक, यानी इसका सुगंध कैसा है, इसका सुगंध कैसा है। तो कौन बताता है? तो नासा कपाट के अंदर क्या होता है? ओल्फैक्टरी लोब होता है। क्या होता है? ओल्फैक्टरी लोब होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, तो नासा कपाट के बाद कहाँ सांस आता है? तो ग्रसनी में आता है। ग्रसनी, अब समझिए, अब चित्र में समझिए, तब आपको आपको क्लियर होगा। देखिए, ये मान लीजिए आपका नासा छिद्र है। क्या है? नासा छिद्र। ये नासा छिद्र द्वार है। नासा छिद्र क्या है? नासा छिद्र। ये आपका क्या है? नासा छिद्र है। और ये आपका मुंह है। मुंह क्या है? मुंह है। देखिए, इस रास्ते से सांस लेते हैं और इस रास्ते से भोजन करते हैं, और मुंह से भी हम सांस ले लेते हैं, ठीक है। जब नाक को बंद कर देंगे तो मुंह से भी सांस लेते हैं। देखिए, और ये वाला जो जगह दिखाई दे रही है, देखिए, देखिए हमारे मुंह के अंदर जो एकदम पीछे जो खाली जगह दिखाई दे रहा है, उसी को बोलते हैं ग्रसन। देखिए, हाँ, दिखाई दे रहा है, हाँ। जो हमारे मुंह के पीछे, एकदम पीछे, यहाँ पे जो खाली जगह दिखाई दे रहा है, उसी को बोलते हैं ग्रसनी। तो ग्रसनी में सांस और खाना दोनों जाता है। ग्रसनी में सांस और खाना दोनों जाता है। हम अगले वीडियो में बताएंगे कि हिचकी क्यों आता है, उसमें और आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ग्रसनी। गांव में लोग इसको हल्लक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गांव में लोग इसको क्या बोलते हैं? हल्लक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हल्लक। तो यहाँ पे आपका क्या है? मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या है? ग्रसनी है, हल्लक है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? देखिए,
देखिए, तो ग्रसनी के बाद क्या आता है, आपका स्वर तंत्र आता है, जिसको हम कंठ द्वार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंठ द्वार। देखिए, ये है हमारा स्वर तंत्र। क्या है? ये है स्वर तंत्र, जिसको हम कंठ द्वार भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ये आवाज बनाता है। इसमें नर्म हड्डी होती है, जिसके कंपन से आवाज निकलता है। अगर हम इसको दबा देंगे तो आवाज नहीं निकलेगा। देखिए, आवाज निकल रहा है, आवाज बंद हो जाता है। तो इसको दबाना नहीं चाहिए, झगड़ा वगड़ा करना चाहिए तो थोड़ा इसको बचा के, नहीं तो पता चलो कौन दबा दिए कंठे हुए, आप मर जाएंगे, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है, नर्म हड्डी होती है, जिसके कंपन से आवाज निकलता है। जो कंठ होता है वो लड़कों में थोड़ा उभरा रहता है, यानी बड़ा दिखता है, लड़कियों में थोड़ा छोटा रहता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? देखिए, अब इसके बाद हम समझेंगे कि श्वास नली, इसके बाद सांस कहाँ जाता है, तो श्वास नली, जिसको हम इंग्लिश में ट्रेकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेकिया। जो ट्रेकिया, अब चित्र में देखिए तब आपको क्लियर होगा। देखिए, ये आपको हम स्वर तंत्र बता दिए हैं। तो स्वर देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका क्या है, श्वास नली है। यानी यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये आपका श्वास नली है, जिसको हम इंग्लिश में ट्रेकिया बोलते हैं। श्वास नली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रेकिया। इसकी लंबाई कितनी होती है, तो 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। देखिए, अब जो श्वास नली होता है, श्वास नली में एक हाइलिन का छल्ला होता है, हाइलिन का लेयर, यानी उपास्थि का एक छल्ला होता है, जो श्वास नली को चिपकने से बचाता है, जो श्वास नली को चिपकने से बचाता है। एक उपास्थि नर्म हड्डी का एक छल्ला होता है, लेयर होता है, जो श्वास नली को चिपकने से बचाता है। क्या वक्त करता है? चिपक। अब पता चलेगा हम सांस ले लिए हैं, श्वास नली चिपक गया, और जब चिपक जाएगा तो हम सांस छोड़ नहीं पाएंगे, सांस छोड़ नहीं पाएंगे तो मर जाएंगे। तो इसलिए श्वास नली को चिपकने से कौन बचाता है? तो हाइलिन नामक एक उपास्थि का छल्ला होता है, लेयर होता है। किस में होता है? तो श्वास नली में। श्वास नली को एकदम फैला के रखता है, पूरा पूरा एकदम तान के रखता है, चिपकने नहीं देता, एकदम सटने नहीं देता है, पूरा फैला के रखता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? बताइए, यहाँ तो कोई दिक्कत है? श्वास नली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रेकिया। देखिए, उसके बाद से सांस कहाँ जाता है? तो ब्रोनकाई। कहाँ जाता है? ब्रोनकाई, जिसको हम हिंदी में श्वसनीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वसनीय। देखिए, जो ट्रेकिया होता है, श्वास नली होता है, वो आगे जाकर के दो भागों में बढ़ जाता है। श्वास नली आगे जाकर के कितने भागों में बढ़ जाता है? दो भागों में बढ़ जाता है। देखिए, ये है आपका श्वास नली। क्या है? श्वास नली। ये आगे जाकर के कितने भागों में बढ़ जाता है? दो भागों में। एक इस फेफड़ा में घुस जाता है, एक इस फेफड़ा में घुस जाता है, एक इस फेफड़ा में चला जाता है, एक इस फेफड़ा में चला जाता है। तो जब ट्रेकिया श्वास नली दो भागों में बढ़ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो ब्रोनकाई बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम पूरा क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? ब्रोनकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोनकाई। यहाँ तो कोई दिक्कत है? तो श्वास नली आगे जाकर के कितने भागों में बढ़ जाता है? दो भागों में। उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोनकाई बोलते हैं। एक इस फेफड़ा में घुस जाता है, एक इस फेफड़ा में घुस जाता है। देखिए, अब ब्रोनकाई से भी पतले पतले नली जैसे निकला जाता है। देखिए, ब्रोनकाई से भी पतले पतले नली जैसा निकला जाता है, उसको हम बोलते हैं ब्रोनकियोलस बोलते हैं। देखिए, ये जो पतले पतले नली जैसा दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं ब्रोनकियोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोनकियोलस बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है? यहाँ तो कोई दिक्कत है? देखिए, ये है श्वास नली को हम, श्वास नली दो भागों में बढ़ जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ब्रोनकाई बोलते हैं। ब्रोनकाई से भी पतले पतले नली निकला होता है, उसको क्या बोलते हैं? ब्रोनकियोलस बोलते हैं। देखिए, अब जो ब्रोनकियोलस होता है, इसके मुहाने पे यानी आगे गुच्छा जैसा संरचना होती है। ये जो गुच्छा जैसा संरचना होती है, इसको हम बोलते हैं एल्वेली बोलते हैं, जिसको हिंदी में वायु कोष्ठ भी बोलते हैं, कोपिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायु कोष्ठ भी बोलते हैं, कोपिका भी बोलते हैं। देखिए, जो कोपिका होता है, नवजात शिशु में, यानी छोटे बच्चों में 2 करोड़ इसकी संख्या होती है। यानी जो गुच्छा होता है, ये गुच्छा, इसकी संख्या कितनी होती है नवजात से, छोटे बच्चों में? तो 2 करोड़। यही वयस्क जो लोग होते हैं उसमें 15 करोड़। अब आप कहेंगे सर आप तो 4-5 को बनाए हैं। अरे बाबू, यहाँ पर हम 15 करोड़ बना पाएंगे? पूरा गाजुर माजुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा गाजुर माजुर हो जाएगा, आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम आपको समझाने के लिए प्यार से हम आपको दूर दूर बनाए, एकदम कम बनाए। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है? तो नवजात शिशु में इसकी संख्या कितनी होती है? 2 करोड़। वयस्क आदमी में कितनी होती है? 15 करोड़। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो ऑक्सीजन कहाँ तक आता है? आपका वायु कोष्ठ तक आता है। कहाँ तक आता है? वायु कोष्ठ तक आता है। अब आप बताइए कि ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुँचाएगा कौन? क्योंकि ऑक्सीजन को जाना कहाँ है? तो कोशिका में जाना है, क्योंकि कोशिका में जाएगा तभी ना ऊर्जा बनाएगा, ग्लूकोज को तोड़ेगा। तो तब बताइए ले जाएगा कौन? तो फेफड़ा में आता है ब्लड। फेफड़ा में क्या आता है? ब्लड। ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? वायु कोष से ऑक्सीजन को पूरा सोख लेता है। क्या करता है? एकदम पूरा चूस लेता है, सोख लेता है, और किसको ला करके देता है? तो कोशिका में ला करके बांट देता है। ये तुम लो, ऑक्सीजन आ गया, ऊर्जा बनाओ, फटाफट ऊर्जा बनाओ। तो कोशिका तक पहुंचाता कौन है? ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुंचाता कौन है? तो ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। वो क्या करता है? तो वायु कोष से ऑक्सीजन को सोख लेता है, यानी चूस लेता है, ला करके सभी हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं, सभी कोशिकाओं में पहुंचाने का काम कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन। यहाँ तो कोई दिक्कत है?
यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब हम आगे बताएंगे कि कोशिका में कैसे ऊर्जा बनता है, कैसे ग्लूकोज यानी टूटता है, ऑक्सीजन कैसे ग्लूकोज को तोड़ता है, तो हम अगले वीडियो में पूरा हम अच्छे से बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा सा हम फेफड़ा के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, फेफड़ा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लंग्स भी बोलते हैं। इसको हम फुसफुस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुसफुस भी बोलते हैं। देखिए, जो फेफड़ा होता है, फेफड़ा हल्का गुलाबी रंग का होता है, हल्का गुलाबी रंग का होता है, एकदम कोमल होता है। और फेफड़ा को अगर इतना मार देंगे ना तो फेफड़ा फट जाएगा, अगर इतना पर मार देंगे तो फेफड़ा फट जाएगा। लेकिन लेकिन भगवान क्या किए हैं, एक कवच बना दिए, खूब मजबूत एक कवच बना दिए हैं, जिसको हम बत्ता बोलते हैं, रिब्स पसली बोलते हैं। इसी पसली के अंदर फेफड़ा एकदम सुरक्षा रहता है, क्या रहता है? एकदम सुरक्षित रहता है, ठीक ना। अगर ये बत्ता नहीं रहेगा, पसली नहीं रहेगा, तो अगर यहाँ पर इतना मारेंगे तो फेफड़ा फट जाएगा। देखिए, चोट लग रहा है फेफड़ा को? नहीं लग रहा है चोट, लग रहा है। ये कवच है, क्या है? कवच। ये कवच का काम करता है, ठीक ना। फेफड़ा का सुरक्षा सुरक्षा देता है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? देखिए, फेफड़ा कितना होता है? दो होता है, एक दायां फेफड़ा होता है, एक बायां फेफड़ा। देखिए, हमारा एक दायां फेफड़ा है, जो दायां फेफड़ा होता है थोड़ा बड़ा होता है, और बायां फेफड़ा थोड़ा छोटा होता है। तो ये है आपका दायां फेफड़ा और ये है बायां फेफड़ा, ठीक है। देखिए, जो फेफड़ा होता है, फेफड़ा एक झिल्ली से घिरे बंद रहता है, एक झिल्ली में बंद रहता है, झिल्ली से घिरा रहता है। उस झिल्ली को हम आवरण को बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। देखिए, और प्लूरल मेम्ब्रेन और फेफड़ा के बीच में एक तरल पदार्थ भरा होता है। देखिए, ये है आपका, ये देखिए रेड वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला ये है आपका प्लूरल मेम्ब्रेन। ये है फेफड़ा। फेफड़ा के बीच में जो बिंदु जैसे ये जो दिखाई दे रहा है, इसको, ये क्या है आपका? तरल पदार्थ है। क्या होता है? तरल पदार्थ होता है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? बताइए, तरल पदार्थ होता है, ये है आपका तरल पदार्थ। देखिए, ये है, देखिए, ये आवरण और कोश, सॉरी, ये आवरण और फेफड़ा के बीच में भरा रहता है एक तरल पदार्थ। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बताइए। यहाँ पे पॉइंट छूट गया, हीमोग्लोबिन पाया कहाँ जाता है? तो ब्लड में। जब हीमोग्लोबिन में जब ऑक्सीजन मिल जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो यहीं पे क्वेश्चन बनता है कि ब्लड का शुद्धिकरण कौन करता है? तो फेफड़ा। ब्लड का शुद्धिकरण कौन करता है? फेफड़ा। जब ब्लड में जब ऑक्सीजन मिल जाएगा, जब ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाता है तो क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। क्या होता है? शुद्ध हो जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, तो फेफड़ा समझ में आ गया पूरा। अब फेफड़ा के नीचे एक डायफ्राम होता है, क्या है? ये है आपका डायफ्राम। क्या होता है? डायफ्राम। डायफ्राम का काम क्या होता है? डायफ्राम सांस छोड़ने में 75% मदद करता है। कितना परसेंट? 75% मदद करता है सांस छोड़ने में। ये डायफ्राम जो होता है संयोजी ऊतक का बना होता है। किसका बना होता है? संयोजी ऊतक का बना होता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो सांस छोड़ने में 75% क्या करता है? सहायता करता है, मदद करता है। ये जो डायफ्राम होता है गुबंदकार होता है। कैसे होता है? ऐसे होता है, गुबंदकार होता है। ये फेफड़ा ढकेलता है तो हम सांस छोड़ते हैं। क्या करते हैं? सांस छोड़ते हैं। आपने होंगे कभी कभी एक्सीडेंट होता है तो ना हाथ टूटा है, ना पैर टूटा है, ना सर फटा है, फिर भी मर जाता है। कैसे मर जाता है? डायफ्राम में टूट जाता है। क्या होता है? डायफ्राम में टूट जाता है। जब डायफ्राम टूट गया तो मरना फिक्स है। जब डायफ्राम टूट जाएगा तो मरना फिक्स है, किसी का मान कर नहीं है बचाना, ठीक है। क्योंकि डायफ्राम ही सांस छोड़ने में मदद करता है, 75% मदद करता है डायफ्राम। अब पता चले कि डायफ्राम टूट गया, सांस ले नहीं रह जाएंगे, सांस ले नहीं रह जाएंगे, सांस छोड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि डायफ्राम टूट गया, ठीक ना। तो कभी कभी एक्सीडेंट होता है तो ना हाथ टूटता है ना पैर टूटता है, फिर भी आदमी मर जाता है, तो पता चल जाता है कि उसका डायफ्राम टूट गया, ठीक है। ये संयोजी ऊतक बना होता है। देखिए, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, जब पेट में बच्चा रहता है तो पेट आगे निकल जाता है। क्या होता है? पेट आगे, यानी गर्भवती महिला में पेट आगे निकल जाता है, तो उस समय जो उनका डायफ्राम होता है काम नहीं करता है। डायफ्राम काम नहीं करता है उस समय। सांस छोड़ने में कौन क्या काम करता है? जो हमारा बत्ता होता है, उनका बत्ता जो पसली होता है, रिब्स, वो सांस छोड़ने में मदद करता है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? बताइए। यहाँ तक पूरा डिटेल समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर आप इसका स्क्रीन लेना चाहते हैं तो एक ले लीजिए। हाँ, तब तक हम नीचे बढ़ जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए? चलिए, अब अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो सभी लोग को दिल से जय हिंद, धन्यवाद।